नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए फ्रांस में भारत की करोड़ों की संपत्ति के जब्ती के आदेश भारत ने किया खंडन। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन भरने से रोकने पर हिंसा, फायरिंग। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मगर कांवड़ यात्रा को अनुमति की तैयारी। ऑडियो टैपिंग कांड में शेखावत मुश्किल में, कोर्ट ने कहा आवाज़ का सैंपल दो। ऐप पर जानी मानी मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की हरकत, जांच शुरू। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर है कि फ्रांसीसी अदालत ने ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी को भारत सरकार से हर्जाना वसूलने के लिए भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इन खबरों का भारत सरकार ने खंडन किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फ्रांस की अदालत से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है और ना ही कोई नोटिस मिला है। उसने कहा कि अगर ऐसा आदेश मिलता है तो वो उचित कानूनी कदम उठाएगा। सरकार की ओर से किए गए खंडन के बावजूद रिपोर्टें बताती हैं कि ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी केयर्न एनर्जी और भारत सरकार के बीच बकाया टैक्स को लेकर पहले से चल रहा विवाद और भी गहरा गया है। फ्रांस की अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज़्यादातर फ्लैट्स शामिल हैं। हालांकि केयर्न भारतीय कर्मचारियों को उन परिसंपत्तियों से बाहर नहीं निकाल पाएगा, पर भारत इन जायदादों को बेच भी नहीं सकेगा। दरअसल इसके पहले आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल यानी मध्यस्थता पंचायत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वो केयर्न एनर्जी को 1.7 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। भारत सरकार ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। इसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त कर बकाया रकम की वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की थी। तो ये पहली अपील थी जो फ्रांसीसी कोर्ट ने मंजूर की है और उसने ये आदेश दिए हैं कि पेरिस में, फ्रांस में जो भारत की 20 संपत्तियां हैं उनको वो जब्त कर ले। और इसके अलावा ये केयर्न कंपनी दुनिया के और दूसरे देशों में भी, जहाँ पर मसलन अमेरिका में, ब्रिटेन में, जहाँ भी भारत सरकार की संपत्तियाँ हैं उनके खिलाफ अपील कर रही है कि वो जो हर्जाना उसे मिलना था उसके एवज में उसकी संपत्तियों को जब्त किया जाए। तो ये पहला मसला फ्रांस का है, लेकिन ये बात यहाँ रुकने नहीं जा रही है। भारत की अन्य संपत्तियाँ भी खतरे में हैं, उनको भी जब्त किया जा सकता है। भारत सरकार अभी डिनाइल मूड में है। भारत सरकार अभी नकार रही इन चीज़ों को कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसके पास कोई खबर नहीं है, उसे कोई नोटिस नहीं मिला है। लेकिन ये देर अबेर अगर नहीं मिला है तो नोटिस भी मिलेगी, जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी खराब करता है। भारत सरकार की भद पिटा रहा है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों में ख़ास तौर पर भारत की जो छवि है वो उस पर बहुत बट्टा लगा है। बहुत तमाम तरीके से उसकी छवि ख़राब हुई है, चाहे वो कोरोना का मामला हो और चाहे सांप्रदायिक मसले हों, तमाम तरह की चीज़ें ऐसी हुई हैं। मानवाधिकारों के हनन की बात है। तो इन सब ने भारत सरकार की छवि को ख़राब किया है, भारत की छवि को ख़राब किया है। और अब इस तरह से विभिन्न कंपनियों के साथ विवाद की वजह से अगर जगह जगह विभिन्न देशों में भारत की संपत्तियां जब्त की जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में किस तरह का संदेश जाएगा। तो ये एक और सरकार की नाकामी है कि वो बातचीत के ज़रिए या मध्यस्थता के ज़रिए इस मसले को सुलझाने में नाकाम रही है और उसकी वजह से आज इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है जो भारत सरकार की छवि को बट्टा लगा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये भारत सरकार की नाकामी का एक और उदाहरण, वो लंबी फहरिस्त है, उसमें ये भी आप जोड़ सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, मगर सरकार कांवड़ यात्रा आयोजित करने की तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य
राज्यों से संवाद स्थापित किया जा रहा है और उसके बाद कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाएगा। ये भी खबर है कि जिस उत्तराखंड में फिलहाल कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ योगी आदित्यनाथ की बातचीत भी हुई है। कांवड़ यात्रा के लिए ऐसी तैयारी तब हो रही है जब महामारी रोग विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं, वो भी अगस्त में ही। भारतीय स्टेट बैंक ने भी एक रिपोर्ट में इसके संकेत दिए हैं। 8 राज्यों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़ने लगी है। उस नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले आ रहे हैं, जिसका पहले के रूप डेल्टा वेरिएंट को देश में कोरोना की दूसरी लहर में तबाही के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आप देखिए कि कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि उन्हें इस पूरे माहौल में भी चुनाव की सूझ रही है। उन्हें लग रहा है कांवड़ यात्रा से माहौल बनेगा और अगर कांवड़ यात्रा ना हुई तो उनकी सरकार की फजीहत हो सकती है, उनके सरकार के विरोध में लोग जा सकते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों ने देख लिया है कि कुंभ हुआ और कुंभ में तकरीबन 1 करोड़ लोग पहुंचे और उनकी वजह से देश भर में कोरोना फैला है। कोरोना कुंभ में इंतज़ाम नाकाफ़ी थे और जो टेस्ट हुए थे उनके भी फर्जीवाड़े की खबर आप जानते ही हैं कि किस तरह से घोटाले हुए हैं और फर्जी टेस्ट कराए गए हैं। तो कुंभ का जो कुछ हुआ उससे भारत सरकार को और विभिन्न राज्यों को सबक लेना चाहिए कि ये समय इस तरह के बड़े आयोजनों का नहीं है जिससे कोरोना के और फैलने की आशंकाएं बढ़ती हैं। इन्हें आप प्रतीकात्मक रूप से निपटा सकते हैं। अगर आपको इतनी ही धार्मिक आस्थाओं की चिंता है तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि ये प्रतीकात्मक रूप में हो जाए, लेकिन जिस पैमाने पर पूरे उत्तर भारत में और बल्कि दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनको आयोजित करना ये मानवता विरोधी है, जन विरोधी है, क्योंकि जिनके परिवारों के लोग इस कोरोना लहर में मरे हैं वो जानते हैं कि इस तरह की सुपर स्प्रेडर इवेंट आयोजित करने के अंजाम क्या हो सकते हैं। प्रधानमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि वो खुद देख चुके हैं कि बंगाल में उन्होंने जो बड़ी बड़ी रैलियां की थी उसकी वजह से क्या हुआ, और उन्होंने कह तो दिया था कि कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से किया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं था और उसकी वजह से हम सब जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो अब ये समझदारी इसी में है कि योगी आदित्यनाथ अपने अड़ियल रवैयों को छोड़ें और इस तरह की कोई बात ना करें, इस तरह का कोई इवेंट ना करें जिससे तीसरी लहर और भी बड़ी, बल्कि खतरा है उनको चुनाव में और इसके नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। अगर इस कांवड़ यात्रा की वजह से वो जो तीसरी लहर आ रही है वो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में फैली और फिर वही दृश्य गंगा नदी में और गंगा के किनारे बनने लगे तो अभी जो थोड़ा सा गुस्सा लोगों का कम भी हो रहा होगा इस लहर की दूसरी लहर को जाने के बाद, वो फिर से उफान पर आएगा और अब की बार लोग उन्हें बख्शेंगे नहीं। अगली खबर लेते हैं। जयपुर की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी नेता संजय जैन की आवाज़ का सैंपल लिया जाए। अदालत ने यह निर्देश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया है। सचिन पायलट की बगावत के समय कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कथित ऑडियो टेप में गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन के बीच बातचीत हो रही है और बातचीत के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर और विधायकों की खरीद फरोख्त कर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश भी रची जा रही है। इस मामले में राजस्थान सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की ओर से अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी और शेखावत की आवाज़ का सैंपल लेने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। एसीबी ने कहा था कि इस मामले की जांच रुकी हुई है क्योंकि शेखावत और संजय जैन आवाज़ का सैंपल देने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद एसीबी को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था। तो जाहिर है कि वो टेप जेन्युइन था, सही था और इसकी वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन ये तीनों बीजेपी के नेता फंस गए हैं। और अगर ये आवाज़ मैच कर गई जो टेप में है तब आप समझ सकते हैं कि इनकी तो फजीहत होगी ही, बीजेपी की भी फजीहत होगी, केंद्र सरकार की भी फजीहत होगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी होगी, क्योंकि वो
सरकार पलटने में ये सब लोग शामिल थे और इस बातचीत में ऐसी चीज़ें हैं जो सबके मुंह पर कालिक पोंछ सकता है। तो इसीलिए ये लोग अपनी आवाज़ देने से बच रहे थे, लेकिन अब कोर्ट का आदेश हो गया है तो अब मजबूरी है, लेकिन इस कोर्ट के आदेश को भी ऊपर की अदालत में चैलेंज किया जाएगा। ये आप मान कर चलिए, इतनी आसानी से ये शेखावत और संजय जैन नहीं मानने वाले हैं। और वो क्यों मानने वाले हैं, उनके पीछे पूरी सरकार खड़ी है। वो भी नहीं चाहेगी कि आवाज़ का सैंपल दिया जाए और आवाज़ का सैंपल जो ऑडियो टेप में उससे मैच हो जाए और ये तय हो जाए और फिर ये अपराध होगा, क्योंकि ये खरीद फरोख्त करना भ्रष्टाचार की उसमें आता है। और गजेंद्र शेखावत तो आखिरकार केंद्र में मंत्री भी हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो इस मामले में अगर फंसे तो उनको जेल भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी चीज़ है और ये बड़ा डेवलपमेंट है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इनके आवाज़ के सैंपल मिलेंगे और सच्चाई हम सबके सामने आएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी जिला अध्यक्ष पद के चुनाव की कहानी ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी दोहराई जा रही है। आज 825 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन किए गए हैं। इस दौरान कई जिलों में भाजपा और सपा के कार्यकर्ताओं में तगड़ी भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में हाथापाई तो हुई ही है, ईंट पत्थर तक चल गए हैं और इसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। वहीं यूपी के कन्नौज, इटावा, बांदा, फर्रुखाबाद, जालौन, हमीरपुर, उन्नाव आदि जगहों से हंगामे की खबरें भी आ रही हैं। अमर उजाला के अनुसार सीतापुर जिले के थाना कमलापुर इलाके में नामांकन करने जा रही भाजपा से बागी उम्मीदवार को रोकने को लेकर हुए बवाल के दौरान हथगोले चले और कई राउंड की फायरिंग भी हुई। घटना के बाद भगदड़ मच गई, पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजी। वहीं चित्रकूट जिले में मानिकपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग उनके प्रत्याशियों और समर्थकों को नामांकन भरने से रोक रहे हैं। इसके अलावा बागपत में आरएलडी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो प्रत्याशियों को नामांकन भरने देने से रोक रही है। आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सपा के प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका गया। तो आप देखिए कि पंचायत चुनाव में जो पटखनी मिली बीजेपी को, उसके बाद से वो एक तरह से पगला गई है, वो विक्षिप्त हो गई है और उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। वो साम दाम दंड भेद ताकत बाहुबल धन बल मीडिया बल सबका इस्तेमाल कर रही है कि किसी भी तरह से इन बाकी जो बॉडी के चुनाव हो रहे हैं उस पर कब्जा कर ले। आपने जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव में देखा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पैसे का खेल हुआ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और जो विरोधी प्रत्याशी थे उनका अपहरण तक किया गया और बहुत सारे लोगों को नामांकन भी दाखिल नहीं करने दिया गया। तो जिस तरह से उन चुनावों की लूट की थी बीजेपी ने, अब वो चाह रही है कि ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव हैं उनको भी लूट लिया जाए और ये दिखाया जाए कि जनता उनके साथ है। लेकिन सब जानते हैं कि जिस तरह से वो ये काम कर रही है, जिस तरह की दबंगई दिखा रही है, गुंडई दिखा रही है, उसका मैसेज एक अलग तरह से जाएगा और ये विपक्षी दल जिस तरह से जूझ कर उससे अपना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे विपक्षी दलों में एक नई ऊर्जा का संचार भी हो रहा है, उनके अंदर हौसला भी आ रहा है और वो लड़ने के लिए अब उद्यत भी हो रहे हैं। तो ये उनको एक जुझारू तेवर भी प्रदान कर रहा है। तो आने वाली राजनीति में जो कुछ भी पंचायत चुनाव के बाद बीजेपी गड़बड़ सड़बड़ कर रही है, जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, उसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा और ये इसका असर चुनाव पर भी बढ़ेगा। अगर वो ये सोच रही है कि ज़िला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जीत हासिल कर लेगी, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जीत हासिल कर लेगी, तो उसकी विधानसभा के चुनाव की जीत सुनिश्चित हो जाएगी, तो ये इसकी खुशफहमी है। इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है, ये उसे ध्यान में रखना चाहिए। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। देश में नफरत फैलाने वाले लोग अब हदें पार कर रहे हैं। उनकी हरकतें इतनी बढ़ गई हैं कि देश में हालात और भी ख़राब होने की आशंकाएं हैं। ताज़ा मामला मुस्लिम महिलाओं की नीलामी लगाने से संबंधित है। दरअसल सुल्ली फॉर सेल नामक एक ओपन सोर्स वेबसाइट बनाई गई जिस पर मुसलमान महिलाओं के
ट्विटर हैंडल से जानकारियां और तस्वीरें निकालकर डाली गईं और इन्हें सार्वजनिक तौर पर नीलाम किया गया, जिसे सुल्ली डील कहा गया है। हालांकि शिकायत के बाद ये वेबसाइट बंद कर दी गई है और फिलहाल इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता है, पर सुल्ली फॉर सेल और सुल्ली डील के जरिए मुसलमान महिला पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और शोधार्थियों को निशाना बनाया गया है। इन्हें उसके ज़रिए ट्रोल किया गया है, उनकी तस्वीरें नीलाम की गई हैं, ट्विटर हैंडल व दूसरी निजी जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं और उनके लिए सुल्ली जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस ऐप में सबसे ऊपर लिखा था फाइंड योर सुल्ली डील। इस पर क्लिक करने पर एक मुस्लिम महिला की तस्वीर, उसका नाम और ट्विटर हैंडल की जानकारी यूजर से साझा की जा रही थी। बीबीसी के अनुसार सुल्ली फॉर सेल ओपन सोर्स ऐप गिटहब पर बनाया गया था। गिटहब ने इसे सोमवार को हटा दिया। दिल्ली महिला आयोग ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को इस पर एक नोटिस भी जारी किया है। वहीं दिल्ली पुलिस के साथ ही मुंबई पुलिस ने भी इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सुल्ली फॉर सेल के जरिए प्रताड़ित हुई मुंबई की रहने वाली फातिमा ने 5 जुलाई को साकी नाका पुलिस स्टेशन पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। तो एक भयानक किस्म की ये एक आपराधिक हरकत है, एक ऐसी हरकत है जो देश में जो माहौल है उसको और बिगाड़ सकती है, हिंसा के लिए लोगों को उकसा सकती है और लोगों को अतिवाद की तरफ ढकेल सकती है। क्योंकि किसी भी समुदाय विशेष की महिलाओं के बारे में इस तरह से अपमानजनक आयोजन करना, उनको अपमानित करना, उनकी नीलामी करना, आप यही सोचिए जो मुस्लिम महिलाओं के लिए किया जा रहा है, अगर वही कुछ हिंदू महिलाओं के लिए किया गया था तो आज देश में क्या स्थिति हो रही। दुर्भाग्य है कि इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहने वाली चुप है इस गंभीर मसले पर, इस संगीन मसले पर उसके मुंह से 2 बोल नहीं फूट रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी राजनीतिक बिरादरी, ख़ासतौर पर जो सत्ता में है, वो इस तरह के मामले में जो तुरंत एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रही है, क्योंकि ये मामला किसी दूसरे समुदाय से है और वो दूसरे समुदाय को टारगेट करने में विश्वास रखती है, दूसरे समुदाय को बदनाम करने में, उन्हें उकसाने में, क्योंकि इससे उसकी ध्रुवीकरण की राजनीति फलती फूलती है। तो ये जो भयानक किस्म का खेल रचा गया है इंटरनेट पर, उसको आप हल्का फुल्का मत समझिए, एक मजाक नहीं है। ये पूरे देश में एक गृह युद्ध की तरफ ले जाने वाली एक ऐसी कार्रवाई है जिसे अगर ठीक ढंग से न समझा गया, ठीक ढंग से न रोका गया और इस तरह की हरकत में शामिल लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न की गई तो उसके बहुत ही विस्फोटक परिणाम देश को भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि ये अंततः तो हमें हिंदू मुस्लिम फसाद, दंगे, झगड़े, मारकाट की तरफ ले जाएगा और ऐसे समय में जब हमारी अर्थव्यवस्था भी, वैसे भी ये सब नहीं होना चाहिए। एक हमारा हिंदुस्तान, हम ये कहते हैं कि यहाँ नारी की पूजा होती है, और लेकिन ये दूसरे धर्म की अगर नारियां हैं तो आप उनके साथ इस तरह से अपमानजनक व्यवहार करते हैं, तो ये भयानक है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो सिविल सोसाइटी है उसको भी सामने आना चाहिए, आप दर्शकों को भी इसका विरोध करना चाहिए। जहाँ जहाँ जो कुछ लिख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए और इस तरह के लोगों के खिलाफ एक माहौल बने कि दोबारा इस तरह की हरकत करने से वो बाज आएँ। ये कोशिश हम सब की सामूहिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश का माहौल ख़राब करने वाले हैं। ये उसी घटिया मानसिकता के लोग हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब की है, जो कहते थे कि अभी तक हम दक्षिण भारत से औरतें लाते थे, अब कश्मीर से लाएंगे क्योंकि वहाँ से धारा 370 हट गई है। तो अभी एक हरियाणा के एक बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत घटिया अंदाज में जो बातें कही, उनको भी ध्यान रखिए। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बातें की हैं। तो ये पूरा इस पार्टी और इस विचारधारा का चरित्र है, इससे जुड़े लोगों का चरित्र है जो हमें इस पूरे आयोजन में दिखता है और इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरें लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।